वेलकम मित्रों, इस वीडियो के द्वारा हम लोग सीखेंगे कि शट डाउन के अंतर्गत एक हीट एक्सचेंजर का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि शट डाउन में हीट एक्सचेंजर का मेंटेनेंस क्यों किया जाता है। मित्रों, हीट एक्सचेंजर में सबसे बड़ी समस्या फॉलिंग की होती है। तो आइए देख लेते हैं कि फॉलिंग क्या है। इंटरव्यू के लिहाज से भी फॉलिंग को समझना जरूरी है। प्रोसेस के दौरान हीट एक्सचेंजर में एक बेस पदार्थ जमा होने लगता है, जैसा कि हम लोग वीडियो में देख रहे हैं। देखिए, ट्यूब्स के ऊपर, ट्यूब सीट के ऊपर, सेल के अंदरूनी भागों में कैसे बेस पदार्थ जमा है। मित्रों, ये ठोस पदार्थ चूना पत्थर या अन्य तरल पदार्थ होते हैं। इसी ठोस पदार्थ के जमा होने को फॉलिंग कहते हैं। हिंदी में बोले तो अवरोधन। मित्रों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हीट एक्सचेंजर के फॉलिंग को हटाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसी को हीट एक्सचेंजर का मेंटेनेंस कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हीट एक्सचेंजर का मेंटेनेंस चालू करते हैं। मेंटेनेंस चालू करने से पहले कुछ प्रिपरेशन करना पड़ता है। मेंटेनेंस का प्रिपरेशन मेंटेनेंस का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पहलू है। बिना प्रिपरेशन का आप मेंटेनेंस कैसे चालू कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले वर्क के हिसाब से वर्क परमिट चाहिए, जिसका व्यवस्था सुपरवाइजर फोरमैन लोग करते हैं। अगर स्कैफोल्डिंग की जरूरत हो तो मेंटेनेंस चालू करने के पहले स्कैफोल्डिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है। यह काम भी सुपरवाइजर का होता है, जो अपने कोऑर्डिनेटर को बताकर स्कैफोल्डिंग टीम के द्वारा स्कैफोल्डिंग व्यवस्था करता है। फिटर टेक्नीशियन को चाहिए कि वे स्टोर से जॉब से रिलेटेड प्रॉपर टूल्स का व्यवस्था कर ले। जहाँ तक मैन पावर का सवाल है तो हीट एक्सचेंजर का मेंटेनेंस करने के लिए कम से कम 4 टेक्नीशियन और 2 रीगर होना ही चाहिए। सामान को इधर उधर करने के लिए भी एक फोर्कलिफ्ट भी होना चाहिए। ट्यूब बंडल को निकालने के लिए एक क्रेन तथा बंडल पुलर की व्यवस्था होनी चाहिए। मित्रों, याद रखें, ट्यूब बंडल निकालने के लिए एक अलग टीम होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्रॉपर पीपीई का व्यवस्था कर लेना चाहिए। मित्रों, कम से कम इतना होने के बाद अब हम लोग मेंटेनेंस का काम शुरू कर सकते हैं। यदि प्रिपरेशन में कोई पॉइंट बताना छूट गया हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मित्रों, हमेशा याद रखें कि कभी भी मेंटेनेंस का कोई भी एक्टिविटी प्रोसीजर के अनुसार करें। कभी भी शॉर्टकट का सहारा न लें। चाहे सुपरवाइजर कितना भी हल्ला करे, आप हमेशा प्रोसीजर के अनुसार काम करें। क्योंकि मैं अधिकतर साइट पर देखते हैं कि सुपरवाइजर जल्दीबाजी में शॉर्टकट मारने को बोलता है, जिसके चलते काम और देर से संपन्न होता है और एक्सीडेंट होने का चांस भी बढ़ जाता है। आप हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल कर प्रोसीजर के साथ काम करें ताकि आप सुरक्षित रहें, क्योंकि आपका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सभी ड्रेन्स और वेंट्स को ओपन कर दिया जाता है, ताकि यदि हीट एक्सचेंजर के अंदर कोई लिक्विड हो तो ड्रेन से होकर बाहर निकल जाएगा, और यदि कोई हानिकारक गैस होगा तो वह वेंट से होकर बाहर चला जाएगा। अब चैनल हेड तथा सेल कवर के नट बोल्ट्स को लूज कर दिया जाता है तथा 4 बोल्ट को छोड़कर बाकी सभी बोल्ट निकाल दिया जाता है। ये 4 बोल्ट्स तब निकाले जाते हैं जब चैनल हेड को निकालना होता है। परिस्थिति के हिसाब से मित्रों, चैनल हेड को चैन ब्लॉक या क्रेन से निकाला जाता है। अब ट्यूब बंडल को निकाला जाता है। यदि संभव हो तो ट्यूब बंडल को चैन ब्लॉक से या फिर बंडल पुलर की सहायता से निकाला जाता है, जिसके साथ एक क्रेन भी होता है। वीडियो में देखते चलें। ट्यूब बंडल को वर्कशॉप में क्लीनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ट्यूब बंडल को हाई प्रेशर गेट के द्वारा क्लीनिंग किया जाता है, जिसको हाइड्रोजेटिंग कहा जाता है।
इसको 3000 psi से लेकर मित्रों 15000 psi प्रेशर के द्वारा क्लीनिंग किया जाता है ताकि इसके सभी फॉलिंग मटेरियल रिमूव हो सके। मित्रों याद रखें, बंडल क्लीन होने के बाद उसका इंस्पेक्शन कराया जाता है। जब तक वर्कशॉप से बंडल क्लीन होकर आता है तब तक बाकी लोग सेल चैनल हेड, सेल कवर, गैस्केट एरिया को अच्छा से क्लीन कर देते हैं ताकि बॉक्सअप के समय किसी तरह लीकेज का गुंजाइश न रहे। एक मित्र का कमेंट है कि हीट एक्सचेंजर के मेंटेनेंस में मुख्य रूप से कौन कौन से टूल्स का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी देखते चलते हैं मित्रों। चैनल हेड, सेल कवर को खोलने के लिए स्पिनर, हैमरिंग स्पिनर, हैमर, फिंगर सेवर, लाइन यार्ड आदि का उपयोग किया जाता है। मित्रों याद रखें, हैमर ब्रास का होना चाहिए ताकि स्पार्क न निकले। सेल इंटरनल को क्लीन करने के लिए ब्रास का वायर ब्रश, कॉटन्स, स्क्रैपर आदि की जरूरत पड़ती है। साथ ही वेल्डिंग टी ज्वाइंट को क्लीन करने के लिए न्यूमेटिक मतलब ईयर से चलने वाला बफिंग ग्राइंडर का उपयोग करना चाहिए तथा बफिंग व्हील भी ब्रास का होना चाहिए। तो इस प्रकार किसी हीट एक्सचेंजर का मेंटेनेंस करने के लिए टूल्स का अरेंजमेंट करना पड़ता है। अगर कोई टूल्स छूट गया हो तो आप कमेंट अवश्य करें। मित्रों अच्छा से क्लीन करने के बाद एक बार फिर इंस्पेक्शन कराते हैं। अब ट्यूब बंडल को वर्कशॉप से लाकर सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। अब बॉक्सअप करने के पहले हाइड्रो टेस्ट किया जाता है ताकि लीकेज से बचा जा सके। हाइड्रो टेस्ट भी 3 प्रकार का होता है मित्रों, सेल टेस्ट, ट्यूब टेस्ट और फाइनल टेस्ट। मित्रों हाइड्रो टेस्ट की जानकारी के लिए आप हाइड्रो टेस्ट का वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। खुदा न खास्ता यदि हाइड्रो टेस्ट करते समय नियत समय में प्रेशर कम होने लगे तो समझ लेना चाहिए कहीं न कहीं लीकेज है। फिर इसको पता कर ठीक किया जाता है, यह अलग विषय है। यदि फाइनल टेस्ट में कोई लीकेज न हो तो बॉक्सअप कर दिया जाता है। बॉक्सअप के समय ध्यान रखना चाहिए कि गैस्केट उचित रेटिंग का और नया होना चाहिए। गैस्केट एरिया क्लीन होना चाहिए। साथ ही नट बोल्ट भी अच्छा से क्लीन होना चाहिए तथा उन पर मोलीकोट लगा होना चाहिए। तो इस प्रकार हीट एक्सचेंजर का मेंटेनेंस किया जाता है। मित्रों यदि आपको डिस्टिलेशन कॉलम, फ्रेशर वेजल के मेंटेनेंस का जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया है। जाते जाते मित्रों यदि यह वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और यदि आप आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।